मॉड आई 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड प्लस 3 माइनस 5i आ गया क्या, बोलो। यानी हमें मॉड ऑफ जेड प्लस 3 माइनस 5i पे कमेंट करना है। अच्छा, हमें दिया हुआ है जेड माइनस आई इज लेस देन 2। सबसे पहले इसको ही लिखेंगे क्या, जेड प्लस 3 माइनस 5i। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 5i माइनस 3 माइनस आई। याद आया मेथड की नहीं भाई ये। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसके बारे में हमें रिजल्ट चाहिए, और ये एक्स्ट्रा में आ गया, आया ना, बाकी तो कर ही लोगे। और ये लेस देन 2 आ गया। अब तो सीधा इनइक्वालिटी ओपन करेंगे, कौन सी, मॉड ऑफ जेड प्लस 3 माइनस 5i माइनस मॉड ऑफ, क्या लिखेंगे इसको, कुछ भी लिख लो, 4i माइनस 3, क्या बोलते हो, लेस देन इक्वल टू 2, बोलो भाई। अब इसके बाद इसको मॉड ओपन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड प्लस 3 माइनस 5i, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 ना, ये किसके बीच में लाई करेगा, -2 से 2, बोलो भाई। तो मॉड ऑफ जेड प्लस 3 माइनस 5i क्या आ जाएगा, आ जाएगा भाई 3 से 7। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये प्रूफ करना था कि नहीं। कोई कंफ्यूजन इसमें आ रहा हो तो बताओ, समझ रहे हो कि नहीं। गुड, देख लीजिए, सॉल्व कर लिया होगा सबने। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट लिया था क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये वाला कर लिया ना सबने। कोई ऐसा जिसको दिक्कत आ रही हो तो बताएगा अपनी बात। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आ रही हो, अगर आपने लास्ट क्लास घर में रिवाइज की होगी तो ये सब समझ में आ रहा होगा क्या किया है मैंने, और ये आपको खुद से करना चाहिए था पहली चीज तो। हाँ पूछो, ये सब क्या है अभी, ठीक है चलिए, ये सब खुद से करना चाहिए था भाई, नहीं। किसान दरोड़ा समझ में आ रहा है, खुद से आंसर आ गया था, पलाश कटियार खुद से आंसर आ गया था कि नहीं, बोलो। अब देखो अगला क्वेश्चन, हाँ बेटा फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो। नहीं बेटा, जेड नॉट की जगह जेड नॉट ही लिखा है मैंने। जेड नॉट क्या है, 5 + 3i। पूरे से क्या कॉमन किया है मैंने, भाई कॉमन करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, जेड माइनस 5i + 3। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, मॉड आई की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। लास्ट क्लास रिवाइज नहीं की है, कौन सा पार्ट नहीं देखा था, हाँ तो ध्यान दो। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था ना आई कॉमन करके, फिर चलिए ये वाला देखिए। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन पिछले 2-3 बार से पूछे गए हैं। मॉड जेड मतलब जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 3 से बड़ा है, तो आपको इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये तो पता है ना, अगर हमको चाहिए ए जो है वो आ जाए 2 से ग्रेटर, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए कितनी आ जाती है, फील है ना, मतलब अगर ए 2 से ग्रेटर है हमेशा तो उसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी 2। मतलब हम ये प्रूफ कर दें कि कोई क्वांटिटी किसी वैल्यू से ग्रेटर है तो वही वैल्यू उसकी लीस्ट वैल्यू हो जाएगी, हाँ या ना, क्योंकि ये 2 से बड़ा होगा तो मिनिमम 2 जा सकता है, मतलब लीस्ट वैल्यू 2 होगी। यानी अगर हम ये प्रूफ कर दें कि z + 1/z किसी क्वांटिटी c से बड़ा है, तो हम ये बता देंगे ना, अगर हम ऐसा बता पाए तो हम बता देंगे तुरंत कि z + 1/z की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। यानी हमें बस ये प्रूफ करना है कि z + 1/z किससे ग्रेटर है। ये बात कितने लोग समझ रहे हो। अब आओ, अगर आप z + 1/z की इनइक्वालिटी देखो तो आप कह सकते हो कि z + 1/z इज क्या, ग्रेटर देन मॉड z - 1/mod z का मॉड। ये बात समझ में आती कि नहीं, z1 + z2 के हिसाब से। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो काम हो जाएगा। अब कॉमन सेंस से दो बातों का जवाब देगा, मॉड z 3 से बड़ा है, मॉड z किससे बड़ा है, तो 1/mod z हमेशा 1/3 से छोटा होगा कि नहीं, इसमें कोई डाउट आया ना। अब ध्यान से सुनते जाना। अच्छा, आपको इन दोनों को यहां रखना है, बोलो भाई। अब अगर 1/mod z 1/3 से हमेशा छोटा होगा तो 1/mod z में अगर माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये -1/3 से हमेशा बड़ा होगा।
देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अब देखो मॉड जेड 3 से बड़ा है, -1/(mod(z) -1/3 से बड़ा है, तो मॉड जेड -1/(mod(z) जो होगा वो हमेशा 8/3 से बड़ा होगा, 3 - 1/3। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 8/3। आया ना। अच्छा ये जो है z + 1/z इससे हमेशा बड़ा है, आया ना। और ये मिनिमम 8/3 जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं क्या भाई, मॉड z -1/(mod(z) का मॉड जो है वो हमेशा 8/3 से बड़ा है, और ये जो है z + 1/z से बड़ा है। तो हमें कह सकते हैं ना कि z + 1/z हमेशा किससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब z + 1/z की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई। कितने लोगों को प्रोसेस समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो अब इतना करने के बाद हमको ये चीज समझ में आई ना कि हम सीधा z को 3 रख दें, काम हो जाएगा। 3 - 1/3 is 8/3। आया ना। अब सोचो अगर ये हम हमेशा यहाँ 3 रख दें तो काम हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया। बोलो कहाँ 3 रख दें तो काम हो जाएगा, बताओ। जेड की जगह, क्योंकि 3 - 1/3 तो आंसर आ रहा है। यानी अगर मॉड जेड 3 से बड़ा है तो z + 1/z की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर हुआ। अब इसको ऐसे चाहो तो आप दिमाग में रिजल्ट करके लिख सकते हो कि अगर मॉड जेड a से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z + 1/z कितनी होगी, a माइनस, ये रिजल्ट याद रखिएगा, जहां इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तुरंत लगा। ऐसा क्यों होगा, ये बात समझ आ रही सबको कि नहीं, बोलो भाई, नोट करो जल्दी। बात थी आप इसको कर लेते 2z - 6 - 4i का मॉड 4 से लेस होगा। अब हमें चाहिए यहाँ पे 2z - 6 + 5i, तो यही यहाँ बनाओ। तो 2z - 6 तो है ही, प्लस का 5i अलग से और चाहिए, तो इसका मतलब माइनस का 9i बन जाएगा ये, बोलो भाई। अब ये z1 हो गया और ये क्या हो गया z2, तो तुरंत आप क्या बोलोगे, मॉड ऑफ 2z - 6 + 5i का मॉड -9i का मॉड <4। अब ऐसे ही तो लिखोगे, 9i का मॉड 9 हो जाएगा, तो आप तुरंत बोलेंगे 2z - 6 + 5i का मॉड -9 किसके बीच में लाई करेगा, -4 से 4। तो मॉड ऑफ 2z - 6 + 5i कहाँ आएगा भाई, 5 से 13। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, खत्म। 4 लाइन में क्वेश्चन कर देना था, मुझे कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड। इतनी 4 लाइनें लिखने में पता नहीं क्या सोचने लग जाते हो भाई, समझ नहीं आया मुझे। का इसमें ट्रायंगल ऑफ इनइक्वालिटी से रिलेटेड जितनी चीजें आपने पढ़ी सब लग जाए। चलिए देखिए, हमसे एक आ गया है कि हमें मॉडुलस ऑफ जेड की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी, यानी हमें ये प्रूव करना है कि मॉडुलस ऑफ जेड ए से बी के बीच में लाई करता है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू, यानी हमें कमेंट करना है मॉड ऑफ जेड। ऑब्वियसली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z - 4/z, तो हम कहेंगे भाई ये हमेशा मॉड z + 4/mod z से छोटा होगा, और मॉड ऑफ मॉड z -4/mod z से बड़ा होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, यानी यहाँ 2 रख दो, तो ये आएगा मॉड z + 4/mod z, और ये आएगा मॉड ऑफ z - 4/mod z। यहाँ तक कितने लोग पहुंच गए। अब हमारे पास डबल इनइक्वालिटी आ गई, और डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, दोनों को सॉल्व करके क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आओ, मॉड z - 4/mod z इज लेस देन 2। इसका मतलब मॉड z - 4/mod z कहां से कहां लाई करेगा, -2 से 2। इसका मतलब 2 mod z स्क्वायर -4 इज 2 mod z पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से डबल इनइक्वालिटी आ गई, तो फिर से इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो mod z स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन -2 mod z सॉल्व करना है, और mod z स्क्वायर -4 इज लेस देन 2 mod z सॉल्व करना है, और दोनों का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो mod z स्क्वायर + 2 mod z -4 इज ग्रेटर देन 0।
है ना। यहाँ से क्वाड्रेटिक आई, क्वाड्रेटिक में मॉड जेड की अगर वैल्यू निकालोगे तो आएगी -2 प्लस माइनस √4 प्लस 12 16। ये तो फैक्टराइज हो रहा है क्या? नहीं नहीं, b² -4ac होता है ना, फैक्टराइज हो तो ना 16 आ रहा है ना सर, गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, 2² इज 4, अच्छा 4 + 16 इज 20 आएगा सर, और बाई 2, तो यहाँ से मॉड जेड की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस बाई 2 ही होता है, बाई √5 देखो, यानी यहां से इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा मॉड जेड -1 प्लस √5, क्या है फैक्टर लिख पा रहे हो कि नहीं? और यहाँ से आएगा मॉड जेड -1 √5, फैक्टर कैसे लिख रहा हूँ समझ गए सब लोग? क्या है फैक्टर लिखने का तरीका क्वाड्रेटिक केस में? बेबी कर में मैंने सिखाया था। अब एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1 √5, अरे हाँ या ना, और एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1 प्लस √5, प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन चाहिए? प्लस, तो यहां से आंसर आएगा मॉड जेड इज लाइज बिटवीन -∞ से -1 √5 और यूनियन √5 -1 से इनफाइनाइट। कितने लोग ये सब समझे? अच्छा, मॉड जेड हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो फील आ रहा होगा भाई, कुछ भी कर लो मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये निगेटिव वाला रीजन तो वैसे ही वेस्ट है हमारे लिए, है ना, जो भी लेना है वो इतना ही लेना है। चलो ये तो अंडरस्टूड वाली बात थी। अगला देखो, मॉड जेड स्क्वायर -2 मॉड जेड -4 लेस देन 0 आ गया, दिखा। अब यहाँ फिर से मॉड जेड निकालोगे तो अब मॉड जेड कितना आएगा? 2 + -√5 इंटू 2/2। अब मॉड जेड की वैल्यू आएगी 1 + -√5, फिर से इसके फैक्टर करोगे तो अब होगा मॉड जेड -1 + √5 एक फैक्टर होगा, और मॉड जेड -1 - √5 दूसरा फैक्टर होगा, और ये लेस देन 0 होगा। और फिर से दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक आएगा 1 - √5 और एक कितना आएगा 1 + √5, प्लस माइनस प्लस। अब की मॉड जेड की वैल्यू कहां से कहां होगी? 1 - √5 से 1 + √5 के बीच में। कितने लोग समझे? अच्छा, दोनों का क्या लेना है हमें? जैसे इंटरसेक्शन लोगे तो मॉड जेड की वैल्यू √5 - 1 से √5 + 1 के बीच में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ। अरे हाँ या ना, ये अभी एक हाफ हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने सिर्फ ये वाला हाफ सॉल्व किया है ना, अभी दूसरा हाफ बकाया है कि नहीं ये वाला। अब देखो, मॉड जेड +4 मॉड जेड इज ग्रेटर देन 2 होगा, तो मॉड जेड स्क्वायर -2 मॉड जेड +4 ग्रेटर देन 0 होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। हाँ ये ना, तो इसका मतलब ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। यहां से आएगा मॉड जेड बिलोंग्स टू ऑल रियल। अब दोनों का हमें क्या लेना होता है? इंटरसेक्शन। तो दोनों के इंटरसेक्शन में आंसर क्या आएगा? इसके और इसके इंटरसेक्शन, यही आ जाएगा। अरे हाँ ये ना, तो फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर क्या आया भाई? इफ मॉड ऑफ जेड -4/z इज 2, देन मॉड जेड कहां से कहां लाई कर रहा है? √5 - 1 से √5 + 1। मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? कितने लोग ये आंसर समझ पा रहे हैं बताओ? तरीका समझे कि नहीं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करते हुए पूरा सिंप्लीफाई किया, दिखा सबको? कोई डाउट आ रहा हो किसी को तो बताएगा वो। समझ गया क्या? पक्का? कोई डाउट है? नोट करोगे? तरीका समझ में आया कि नहीं? बोलिए, किसी को दिक्कत आ रही है तो बताओ, नोट करो जल्दी से। तो सबसे पहले आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिया जिसकी वैल्यू 2 है, और इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी, समझ रहे हो? तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी यही तो होती है, मॉड ऑफ Z1 - Z2 इज मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का मॉड, याद आया? फिर आपने ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से स्टेटमेंट लिखा, फिर एक बार ये स्टेटमेंट सॉल्व किया और एक बार ये स्टेटमेंट, और फिर सिंप्लीफाई। डन हो गया भाई। अरे हाँ है ना, देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ।
ये सब काम हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमको किसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मॉड जेड की, इसीलिए हम ऐसे ब्रेक करके सॉल्व कर रहे हैं। समझ रहे हो? बोलिए। सर हाँ पूछो। तो फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव वाला इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि मॉड जेड नेगेटिव नहीं होगा। कहाँ पे फर्स्ट पार्ट में निगेटिव वाला नहीं लिया, कहाँ नहीं लिया? अबे इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इतना ही आएगा ना। हाँ ये वे √5 से बड़ा होगा, 1 + √5 से छोटा होगा, बाकी कोई रीजन आएगा ही नहीं। ये नहीं, ये वैसे लॉजिकली जो तुम बोल रहे थे इसमें ये पार्ट नहीं लेंगे, इसमें ये यहां से नहीं, 0 से शुरू होगा क्योंकि ये निगेटिव है ना वैल्यू। ये अब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो भी यही आंसर आएगा। बात ठीक है, वो सही है। मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? बट ठीक है, लिख देंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ऐसा होता, देखो फर्क कहाँ पड़ता, अगर ये मान लो दोनों का इंटरसेक्शन लेते और वैल्यू आ जाती मॉड जेड की 1 - √5 से √5 + 1, है ना? तो अब ये कैसी क्वांटिटी है? तो अब यहाँ इसकी जगह क्या लिखा होना चाहिए था, 0, क्योंकि मॉड जेड निगेटिव नहीं हो सकता ना। तो मॉड जेड की बाई डिफॉल्ट मिनिमम वैल्यू 0 ही है, बट अगर वो 0 से बड़ी आई तो वो लेंगे, नहीं तो मिनिमम क्या लेंगे। फर्क वहां का है। समझ रहे हो कि नहीं फर्क कहाँ है भाई? नोट करो जल्दी से। अब तरीका समझ गए होंगे ना, सीधा ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा के डबल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है। डबल इनइक्वालिटी मतलब एक बार लेफ्ट वाला सॉल्व और एक बार राइट, और दोनों का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। अब लेफ्ट वाला जब सॉल्व करोगे तो उसमें मॉड की वजह से फिर से डबल इनइक्वालिटी लग जाएगी। आया ना? और डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो आप हंसते खेलते सॉल्व कर ही लेते हैं ना। बोलो भाई। तो फिर आज की क्लास में क्यूब रूट भी पढ़ाना है मुझे। देख लिया, आगे बढ़ाएं? नहीं नहीं लिखो, स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे क्योंकि अभी एक क्वेश्चन में कराएंगे। लिख लिया? लिख लिया भाई सबने? देखो यहां तक लिख लिया कि नहीं, या अभी यहां तक लिख लिया कि नहीं? ठीक है, जो स्क्रीन पे है वही लिखना है ना। देख लेना, कोई दिक्कत हो बता देना। तरीका समझ गए होंगे भाई। चलिए, लिख लिया कि नहीं बोलो? थोड़ा ऊपर कर। देखो हाँ ठीक। देखो हाँ लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। सीधे बैठो, क्या गद्दा गद्दा लगना है? हैं? डन हो गया। इनका छूट गया, उनको हम भेज देंगे। एक क्वेश्चन करना है जल्दी से। मॉड ऑफ जेड प्लस 1/z इक्वल टू 2, फाइंड मॉड जेड मिन एंड मॉड जेड मैक्स। सेम तरीका है कि नहीं? क्विक। मॉड जेड मिन और मॉड जेड मैक्स बताना। देखो बाकी लोग लिख पाओ तो लिख लो।
सेम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते चलिए आइए, दो केस बनाइए, कट 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 दोनों सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर बताइए। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, क्विक। हो गया? है? क्या हुआ? मैं भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं? बोलो भाई। देखिए, आप लोग सॉल्व करते रहो, मेरा सॉल्यूशन कोई नहीं देख रहा। मॉड जेड प्लस 1 बाई मॉड जेड, मॉड ऑफ मॉड जेड माइनस 1 बाई मॉड जेड। यहाँ से ये 2 रखेंगे तो ये आएगा मॉड जेड प्लस 1 बाई मॉड जेड। यहाँ से आएगा मॉड ऑफ जेड माइनस, अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, मेरा सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, अपनी कॉपी में सॉल्व करो। अब यहाँ से दो केस, पहला मॉड जेड माइनस 1 बाई मॉड जेड इज लेस देन 2। यहाँ फिर से दो केस, मॉड ऑफ जेड माइनस 1 बाई मॉड जेड इज लाइज बिटवीन -2 से 2। इसका मतलब मॉड जेड माइनस 1 बाई मॉड जेड इज ग्रेटर देन -2 एंड मॉड जेड माइनस 1 बाई मॉड जेड इज लेस देन 2। यानी कि मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2 मॉड जेड माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मॉड जेड स्क्वायर माइनस 2 मॉड जेड माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ से इसके पॉइंट आएंगे -2 प्लस माइनस 2√2 बाई 2। यहाँ से आएगा मॉड जेड इज लाइक, मैं सबको डायरेक्ट लिखूंगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 माइनस √2 यूनियन 1 -1 प्लस √2 से इनफाइनाइट। और यहाँ से आप मॉड जेड निकालेंगे तो आएगा 2 प्लस माइनस 2√2 बाई 2। यहाँ से आएगा मॉड जेड इज लाइज बिटवीन 1 माइनस √2 से 1 प्लस √2। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो मॉड जेड कहाँ से कहाँ आ जाएगा, √2 माइनस 1 से √2 प्लस 1। ये पहला हाफ हो गया। अब सेकेंड हाफ में आओगे, मॉड जेड प्लस 1 बाई मॉड जेड इज ग्रेटर देन 2, मॉड जेड स्क्वायर माइनस 2 मॉड जेड प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये तो वैसे ही लिखा है मॉड जेड -1 का होल स्क्वायर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अरे हाँ है ना, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनली मॉड जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई गई, √2 माइनस 1 से √2। कितना टाइम लगता है क्वेश्चन करने में? तो आंसर क्या आया, मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, √2 माइनस 1, और मॉड जेड की मैक्स वैल्यू कितनी आ रही है? कोई पहुंचा था इस आंसर तक? ऐसा आ गया था। पता नहीं तुम लोग बीच में गा, पहले हमने क्या किया, एक बार ब्रीफ कर देते हैं, देखते जाना। क्या किया था हमने, सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 को लिख दिया मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का मॉड। मॉड Z1 हमें पता था, इसको हमने लिख दिया 12 माइनस मॉड Z2। बाकी लोग नोट करते रहो, समझ में आया? अब हमें मॉड Z2 पे कमेंट करना है, तो उसके लिए हमने इस वाली इक्वेशन को लिया मॉड Z2 माइनस 3 माइनस 4i। दिख रहा है कि नहीं सबको? अरे हाँ है ना। अब इसमें फिर से Z1 माइनस Z2 में इक्वलिटी लगा दी, मॉड Z2 माइनस मॉड ऑफ 3 प्लस 4i, तो आ गया मॉड Z2 माइनस 5 और इसकी वैल्यू 5 दे ही रखी है। यहां से हमने इसको ओपन किया तो मॉड Z2 माइनस 5 से 5 आया, यानी मॉड Z2 0 से 10 के बीच में है, मॉड Z2 10 से छोटा है, दिखा? इसका मतलब माइनस मॉड Z2 माइनस 10 से बड़ा होगा, 12 माइनस मॉड Z2 2 से बड़ा होगा, और 12 माइनस मॉड Z2 का मॉड 2 से बड़ा होगा, आया ना?
और 12 माइनस मॉड Z2 Z1 माइनस Z2 से छोटा है, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 2। ये पहला मेथड। दूसरे मेथड में हमने क्या दिमाग चलाया, मॉड Z1 अगर 12 है तो इसका मतलब Z1 एक ऐसे सर्किल की सरकमफ्रेंस पे है जिसका सेंटर क्या है बेटा, ओरिजिन और रेडियस 12, उसकी सरकमफ्रेंस पे कहीं भी Z2 घूम रहा है। मॉड ऑफ Z2 माइनस 3 प्लस 4i अगर 5 है तो Z2 एक ऐसे सर्किल की सरकमफ्रेंस पे जिसका सेंटर 3 प्लस 4i और रेडियस कितनी है 5। ये दोनों चीजें आपको क्लास में मैंने बताई है। अच्छा, ये ओरिजिन से क्यों पास कर रहा है, क्योंकि 3 प्लस 4i का मॉडुलस 5 होता है, यानी 3 प्लस 4i की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होती है 5। तो ये एक सर्कल आ गया। अब दोनों सर्किल का मिनिमम डिस्टेंस देखो, एक साथ याद रखो, दो सर्किल की जो मिनिमम वैल्यू होती है, दो सर्किल के बीच की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो सेंटर, दोनों सर्किल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे होती है ना, कॉमन डायमीटर पे होती है। कहां पे होती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल ऑलवेज लाई अलोंग इट्स कॉमन डायमीटर। ये कहीं स्टार करके नोट कर लो। क्या नोट कर लो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है ना। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गई ना, जहां कॉमन पॉइंट हो। कहां लाई करती है, ऑलवेज लाई अलोंग कहां, कॉमन डायमीटर। अच्छा, ये तो पता है सर्किल का डायमीटर हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर से। तो बस दोनों का सेंटर मिला के ज्वाइन कर देना, उससे कॉमन डायमीटर निकल आएगा। सही है, तो हमने बस दोनों का डायमीटर ज्वाइन करके लाइन बढ़ा दी। अभी हमें ये गैप निकालना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी 12, ये डायमीटर 10, तो बीच का गैप 2 आ गया। अब मैक्सिमम अगर निकालना होता तो Z2 यहीं रखो, Z1 को घुमा के यहां ले आओ, तो यही मैक्सिमम गैप आ जाएगा। अच्छा, हमने Z2 को ही क्यों घुमाया, अगर आप Z2 को घुमा के यहां लाते तो मैक्सिमम गैप 12 भी आ रहा है, आया ना। बट मैक्सिमम गैप पॉसिबल है अगर Z1 यहां आ जाए और Z2 यहीं रहे, तो मैक्सिमम गैप कितना पॉसिबल है 20। इसीलिए हम Z1 को घुमा के यहां लाए, समझ गए कि नहीं, और Z2 यहीं रखा है, तो ये गैप मैक्सिमम हो गया। और ये गैप आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, समझ रहे हैं कि नहीं। छोटा सर्कल का वो सर्कल ना पास कर सकते, कहीं से भी पास करते क्या नहीं, नहीं ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ना पास करे, कॉमन डायमीटर तो होगा ना भाई, कहीं इसका सेंटर हो कहीं इसका सेंटर होगा, दोनों को मिला के आगे बढ़ा दोगे। हाँ, तो कुछ ना कुछ निकालने का तरीका तो दिया ही होगा ना उसमें। ये जो गैप वाली डिस्टेंस है इसकी वैल्यू निकालने का कोई तरीका होगा, निकाल लेंगे। मेथड तो यही रहेगा, मिनिमम डिस्टेंस अब भी यही रहेगी। वो मतलब तरीका उस समय देखें कैसे करेगा यार। इस केस में कर गया, नहीं करेगा तो वहां पे उस डिस्टेंस को निकालने का कोई तरीका दिया, हमेशा क्यों पास करेगा, उसका लॉजिक क्या है। क्या? अरे यार, दो सर्किल हमेशा दूसरा सर्किल सेंटर से क्यों पास करेगा। लो, एक ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है, दूसरा सर्कल ये कहाँ पास कर रहा है सेंटर से भाई, तो भी मिनिमम डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे क्या। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सर्कल करेगा वो ओरिजिन से पास क्यों करेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सर्कल नहीं है। लो, यहाँ पे Z1 घूम रहा है, यहाँ Z2 घूम रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है। ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सर्कल है, इसका कुछ सेंटर होगा, इसका कुछ रेडियस होगा, इसका सेंटर 0, इसका रेडियस होगा, घूम तो सब कुछ हो जाएगा, कहाँ ओरिजिन से पास कर रहा है। अब उस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस निकालने का कोई तरीका दिया होगा, कोई ऐसी वैल्यू या इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे आप ये डिस्टेंस अलग से निकाल पा रहे हो। ये डिस्टेंस अलग से ना निकालनी पड़े, इसीलिए सर्कल सेंटर से पास कर गया, उतना बचाने के लिए, बस और कोई बात नहीं। पास करेगा ऐसा कोई लॉजिकली नहीं है कि पास करना मजबूरी है इसका ना, हाँ है ना। गुड, अब इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे ना। गुड, अब हेडिंग डाल दो जरा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नोट कर लिया था भाई सबने, चलिए हेडिंग डाल लीजिए। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो, सर कर रहे थे कर रहे हो क्या अभी, ये सर 1 मिनट कितना बचा है सर, बस 1 मिनट का जल्दी लिखो, हेडिंग डाल लीजिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सुनने के बाद ये तो फील आया होगा ना कि 1 का क्यूब रूट,
यानी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 1 के क्यूब रूट के बारे में। ये बात फील आ रही है कि नहीं? तो 1 की पावर 1/3 के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आया ना? राइट, चलो, यानी हम डिस्कस करने जा रहे हैं z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी z क्यूब क्या हो गया, यानी कि z क्यूब -1 क्या हो गया, यानी z -1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 क्या हो गया। यहां से इसको जीरो करोगे तो z की एक वैल्यू 1 आ जाएगी, वेल एंड गुड, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 3। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, एक रूट रियल आ गया, बाकी रूट इससे आएंगे। अब इससे क्या क्या रूट आएंगे आप निकालोगे तुरंत, तो इससे z की वैल्यू कितनी आएगी, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां से z की वैल्यू निकल के आ रही है -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -3/2। तो क्या हम इसको लिखेंगे -1 प्लस i√3/2, और इसको लिखेंगे -1 माइनस i√3/2। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना, बोलो, यहां तक कोई कंफ्यूजन? थियोरेटिकली अब बात आती है, इस रूट को बोला जाता है ओमेगा। रूट को क्या बोल देते हैं, दोनों में से किसी भी एक को ओमेगा मान सकते हो, हम इसको ओमेगा मान लेते हैं। स्टैंडर्ड है ये, आप इसको भी ओमेगा मान सकते हो, बट वो आपकी कॉपी में आपके लिए होगा। स्टैंडर्ड दुनिया इसको ओमेगा मान के चलती है। मेरी बात समझ आई? मैं ये नहीं कह रहा आप इसको ओमेगा नहीं मान सकते, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एक कॉमन स्टैंडर्ड पे चलोगे तो हम इसको ओमेगा मानते हैं। अच्छा, अगर ये ओमेगा है तो ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होती है ना? अच्छा, ये मानी नहीं गई है, ये होती है। कैसे? अगर हम ओमेगा -1 प्लस i√3/2 लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर इंटू 3, देखते जाना, -2i√3 डिवाइडेड बाई 4। एम आई करेक्ट और नॉट? आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 - 3 -2i√3/4। तो ये -2 -2i√3/4 आया। क्या ये -1 माइनस i√3/2 आ रहा है? नहीं तो लिखा है ये, अरे हाँ है ना? तो अगर आप इस वैल्यू को ओमेगा लेते हो तो ये वैल्यू साइमल्टेनियसली क्या बन जाती है, ओमेगा। अब हम कह सकते हैं इट मींस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आ गया, 1 ओमेगा एंड ओमेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आ गया भाई, 1 ओमेगा एंड ओमेगा। कितने लोग ये बात समझ पाए भाई? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यों लेते हैं, बात समझ में आई? अब आज के बाद x क्यूब इक्वल टू 1 के रूट क्या होंगे आपके लिए, x क्यूब इक्वल टू 1 के रूट क्या होंगे, 1 ओमेगा एंड 1 इज रियल रूट एंड ओमेगा स्क्वायर इज नॉन रियल, आया ना? तो 1 इज रियल रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये बात दिख रही है कि नहीं? और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर दी नॉन रियल रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बोलो भाई, मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं? तो अब आज के बाद आपसे पूछा जाए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रियल रूट अल्फा है तो अल्फा क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नॉन रियल रूट बीटा और गामा है तो बीटा क्या होगा, ओमेगा, एंड गामा क्या होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है भाई? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट होते हैं, एक रियल और 2 नॉन रियल। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस i√3/2। तो दूसरा इसका स्क्वायर हो जाता है, दैट इज -1 माइनस i√3। नहीं तो सीधा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के रूट निकाल देना वहां पे भाई, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 के ही तो रूट निकाले हैं। अरे बोलो, यानी ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है या नहीं? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नोट हो गया? Yes, sir. नोट कर लिया भाई सबने? यस सर।
आगे बढ़ते हैं। यानी कि आपने मुझसे ये कहा कि व्हाट इज ओमेगा, -1 प्लस आई रूट 3/2। व्हाट इज मॉड ओमेगा? 1। एम आई करेक्ट और नॉट? अरे 1/4 प्लस 3/4। हाँ या ना? ये बात दिखी? Yes. दिख रही है? मैं निकालूं इसको? दिख गई ना सबको? समझ गए। इट इज रूट अंडर 1/4 प्लस 3/4। 1 आ गया ना? गुड। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा? सबसे पहले आप tan थीटा निकालते हैं, याद है? tan थीटा कितना आ जाएगा इसका? √3/2 अपॉन -1/2 का मॉड। तो ये √3 आ गया। इसका मतलब थीटा कितना आ गया? π/6, π/3। अरे tan थीटा अगर √3 है तो थीटा π/6 60 डिग्री होता है कि नहीं? ये ओके हो ना इस बात पे? कोई डाउट है इस पे किसी को? पक्का ना भाई? गुड। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है? क्विक। नेगेटिव y, सेकंड क्वाड्रेंट। अरे इतना टाइम लगता है बता लें सेकंड क्वाड्रेंट में? बोलो। तो इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? 2π आया ना? अब मॉडुलस भी पता चल गया, आर्ग्यूमेंट भी पता चल गया, तो z को आप लिख सकते हो re⁻i थीटा, मतलब e⁻i 2π। समझ रहे हो? तो अगर ओमेगा -1 प्लस आई रूट 3/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? e⁻i 2π। सोचो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? -1 माइनस आई रूट 3/2। तो आप इसको e⁻i 4π/3 लिख सकते हो। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में लिखोगे तो e⁻−i 2π/3 लिख सकते हो। अरे हाँ या नहीं? 4π/3 का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -2π/3 होगा कि नहीं? 4π/3 है, इसको लिखोगे +2π - 2π/3। बोलो 2π हटा दो, क्या बचा? -2π/3 -π से पाई के बीच में आया नहीं है? यानी ओमेगा का मतलब होता है e⁻i 2π/3। ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? e⁻i 4π/3 या e⁻−2π। लास्ट चीज एक रुक जाओ, अभी एक साथ लिखवाएंगे। अच्छा अब ध्यान से देखना, ओमेगा की वैल्यू आपने पढ़ी है -12 प्लस आई रूट 3/2। ओमेगा स्क्वायर आपने पढ़ा है -12 माइनस आई रूट 3/2। यानी हम कह सकते हैं ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है। एम आई करेक्ट और नॉट? या हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा। ये बात दिखी कि नहीं? अरे हाँ या ना? अगला देखो, हमें पता है कि z स्क्वायर प्लस z+1 = 0 के रूट क्या है? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इस इक्वेशन को क्या करेगा? इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। अरे हाँ है ना? गुड। z³ -1 = 0 के रूट क्या है? 1 ओमेगा। तो ये तीनों रूट इसको क्या करेंगे? यहां से 1 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, 1³ -1। ओमेगा सेटिस्फाई करेगा तो ओमेगा क्यूब कितना आएगा? अगर ओमेगा क्यूब 1 आएगा तो ओमेगा की पावर 6 भी 1, यानी कि ओमेगा क्यूब कितना हो गया? अब लास्ट दोनों को कंबाइन करके ये पढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में लिखा हो ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? बुक्स में इस स्टेटमेंट को दो तरीके से यूज होता है। कहीं 1 प्लस ओमेगा लिखा हो उसको क्या लिख दोगे? माइनस ओमेगा। कहीं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हो क्या लिख दोगे? कहीं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हो क्या लिख दोगे? अब कहीं भी लिखा हो ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ओमेगा क्यूब हमेशा क्या होता है? 1। ये बात समझ में आ रही है? गुड। अब मान लो ओमेगा की पावर n निकालना हो तो वो हमेशा ओमेगा की पावर r होगा। n कोई भी नेचुरल नंबर, ओमेगा की पावर n हमेशा ओमेगा की पावर r होगा कि नहीं? सोचो। हाँ या ना? जहां पे r क्या होगा? where r is remainder when n is divided by 3,
वाई डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना है कि हर बार 3 पावर पे वैल्यू कितनी हो जा रही है, तो बाकी दो जो पावर बचेंगी उन्हीं पे तो वैल्यू आएगी ना। बोलो भाई। अब जैसे ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, अब जैसे मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिख के बताऊं, मान लो आपको चाहिए ओमेगा की पावर 79, सही है, आया ना। किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, उसकी सम ऑफ डिजिट को 3 से डिवाइड कर लो। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड है तो नंबर 3 से, अगर सम ऑफ डिजिट को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा, तो नंबर को भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। अगर सम ऑफ डिजिट को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 आएगा, तो नंबर को भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब 79 को 7 + 9 16, रिमाइंडर इज, तो आंसर कितना आएगा इसका, मेरी बात समझे कि नहीं। जैसे आपको ओमेगा की पावर 27931 निकालना है, सबको ऐड करो, 9 9 18 4 1 रिमाइंडर, आंसर। समझ रहे हो कि नहीं, आया ना। ये बात कितने लोग समझे, पक्का ना, सोच के बताना। ओमेगा की पावर 47932156, सर ओमेगा हाँ भाई कितना आ रहा है, रिमाइंडर 1 ही आ रहा है ना, टोटल सन 37 आ रहा है ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, आंसर ओमेगा की पावर 1 मतलब ओमेगा होगा। कितने लोग ये सब चीजें समझ रहे हो भाई। यानी हम ऐसे कहें, अगर ओमेगा की पावर n है तो ये वैल्यू 1 होगी अगर n 3 का मल्टीपल होगा, ये वैल्यू ओमेगा होगी अगर n 3 का मल्टीपल +1 होगा, मतलब 1 रिमाइंडर देगा, और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगी अगर n कितना रिमाइंडर देगा 2। बात वही होगी जो ऊपर लिखी है मैंने। अब ओमेगा की कितनी बड़ी भी पावर आ जाए, आप उसको पावर को सिर्फ किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करने का टेक्निक क्या है, पूरे नंबर को सम करके 3 से डिवाइड करना। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई। अच्छा अब लास्ट चीज, ओमेगा क्यूब आपने पढ़ा है 1 होता है, इसका मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, यानी कि हम ओमेगा स्क्वायर को 1/ओमेगा लिख सकते हैं और ओमेगा को 1/ओमेगा, जहां जरूरत पड़ेगी अपने कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। बोलो भाई। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आए, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर दी रूट ऑफ जेड क्यूब -1 = 0, यानी इस इक्वेशन के कितने रूट है, 3। आपने पढ़ा ना, ये पॉलिनोमियल की तरह दिख रही है कि नहीं। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर रूट अल्फा है तो x - अल्फा उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, याद है ना। तो इसका मतलब अगर z³ -1 का एक रूट 1 है तो इसका एक फैक्टर z -1 होगा, एक फैक्टर z माइनस, और एक फैक्टर क्या होगा, z माइनस, सॉरी z माइनस ओमेगा। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं। यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर z³ -1 के रूट हैं तो z³ -1 की वैल्यू क्या होगी, z -1 z माइनस ओमेगा z माइनस, कितने ही रिजल्ट है इसमें तो, है ना। अच्छा एक रिजल्ट आखिरी और है, आपने पढ़ा लास्ट ज्योमेट्री हो गई तो बाकी होते हैं। आपने पढ़ा मॉड ऑफ ओमेगा हमेशा कितना होता है, 1। मॉड ओमेगा कितना होता है, मॉड ओमेगा 1 देखने से एक बात तो फील आई ना कि ओमेगा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पे है, जिस सर्किल का सेंटर, ओरिजिन और रेडियस, ये बात सबको समझ आ रही कि नहीं। यानी ओमेगा हमेशा एक ऐसे सर्किल की सरकमफ्रेंस पे जिसका सेंटर, ओरिजिन और रेडियस कितनी है। अच्छा ओमेगा की वैल्यू आपने पढ़ी है e⁻²π/3, यानी इसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कितना होता है भाई, 2π/3। यहां से कितने एंगल पे ये होगा, कितना एंगल ये बनाएगा, 2π/3, यानी ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओमेगा। अच्छा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट। तो आपने पढ़ा ना, ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होता है, ओमेगा।
यानी हम कह सकते हैं ना ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ अरे बोलो भाई, तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या है भाई, कॉन्जुगेट। स्टेटमेंट तो आपने पढ़ा ना। तो इसका मतलब अगर ओमेगा यहाँ है तो ओमेगा स्क्वायर इसी कॉन्जुगेट पे होगा ना, कॉन्जुगेट मिरर इमेज होता है ना। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे आया ना। और ऑब्वियसली वो थर्ड क्वाड्रेंट पे होना भी चाहिए क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है, -2π/3 या फिर 4π/3। अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, e की पावर -2π/3। ये समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं। अच्छा 1 तो यही होगा, देख लो 1 तो यही होगा, आया ना। तो ज्योमेट्रिकली तीनों कहाँ होंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लाई ऑन सर्कल with center lie on circumference of circle, lie on circumference of circle with center origin and radius। सही है। ये ज्योमेट्री वाइज याद रखिएगा कि तीनों एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे याद रखते हैं जिसका सेंटर कितना होता है, ओरिजिन, और जिसकी रेडियस कितनी होती है। इसके बाद एक रिजल्ट और है, वो अगली क्लास में बताना। अब मैं ये पूरा आपको भेज दूंगा, तो अब घर में नोट करते हुए रिवाइज कर लीजिएगा।